चुनावों के बाद वनवासी कल्याण के प्रति शासन की उदासीनता दिखाई देने लगी। ऐसी परिस्थिति में शासकीय नौकरी के माध्यम से वनवासी कल्याण का कार्य संभव नहीं था। बाला साहब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक श्री गुरुजी से नागपुर में चर्चा की। बाड़ा, अब ऐसा लगता है क्यों न जशपुर में वनवासियों के लिए एक अलग संस्था का निर्माण कर ले। तू अकेला नहीं रहेगा, ये मोरूभो भी तुझे साथ देगा। क्यों मोरूभो? जशपुर लौटकर बाला साहब ने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और वकालत शुरू कर दी। जशपुर के राजा साहब विजय भूषण सिंह देव ने अपना पुराना राजमहल इस नए कार्य के लिए दे दिया। कुछ भग्नावस्था में खड़े उसी राजमहल में जशपुर वासियों को साक्षी रखते हुए वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना हुई 26 दिसंबर 1952 को। शुरुआती दिनों में कल्याण आश्रम को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाला साहब, मोरू भैया लीजिए, खाना खिलाइए सबको। लेकिन अपना कार्य ईश्वरी कार्य होने का दृढ़ विश्वास सभी कार्यकर्ताओं के मन में था। वनवासी कल्याण के प्रति बाला साहब का दृढ़ निश्चय, धैर्य, उत्साह आदि सारे गुणों से महाराज विजय भूषण सिंह जी भली भांति अवगत थे, जिसके चलते कल्याण आश्रम के कार्य में राज परिवार का स्नेह और सहयोग निरंतर मिलता रहा है। राजा साहब धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। बाला साहब से विचार विमर्श के बाद ही उन्होंने धर्मशास्त्र के अनुसार अपनी आय का 10वां हिस्सा कल्याण आश्रम के कार्य के लिए तुरंत दे दिया। कल्याण आश्रम के कार्य में कोई आर्थिक रुकावट न आए, इस उद्देश्य से उन्होंने अपने बगीचा और बाद में करदना गांव वाली खेती करने योग्य 125 एकड़ जमीन आश्रम को हस्तांतरित कर दी। वनवासी छात्रों को आश्रमशाला में लाने के लिए बाला साहब और मोरूभो किटकर जी ने गांव-गांव संपर्क किया। आश्रम के छात्र चुस्त और तंदुरुस्त हो, इसलिए प्रातःकाल से ही विभिन्न प्रकार के शारीरिक और बौद्धिक कार्यक्रमों की रचना की गई। सूर्य नमस्कार, व्यायाम, विभिन्न प्रकार के खेल, तुलसी रामायण के पाठ, देशभक्ति से प्रेरित गीत आदि कार्यक्रमों का आश्रम की दिनचर्या में समावेश किया गया। मध्य प्रांत की सरकार विदेशी ईसाई मिशनरियों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से चिंतित थी। उन गतिविधियों की जांच करने के लिए सरकार ने 1954 में न्यायमूर्ति भवानी शंकर नियोगी की अध्यक्षता में एक त्रिसदस्यीय आयोग का गठन किया। घनश्याम सिंह गुप्त और प्राध्यापक एस.के. जॉर्ज इस आयोग के अन्य सदस्य थे। ईसाई मिशनरियों की काली करतूतों का पर्दाफाश करने का कल्याण आश्रम के लिए यह अच्छा मौका था। उसके लिए आवश्यक दस्तावेज और सबूत आयोग के सामने रखने की चुनौती बाला साहब ने श्री गोलवलकर गुरुजी के निर्देश के अनुसार स्वीकार कर ली। नियोगी आयोग के गठन से ईसाई मिशनरी घबरा गए। उन्होंने आयोग का गठन करने के सरकार के संवैधानिक अधिकार को ही न्यायालय में चुनौती दे दी। नागपुर उच्च न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया। निराश ईसाई मिशनरी तब देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास पहुंचे। राज्य सरकार के उस निर्णय में हस्तक्षेप करना देश के संघीय ढांचे के खिलाफ था, इसलिए उन्होंने भी
सहायता करने से इनकार कर दिया। उसके बाद क्षेत्र के 5 मिशनों ने जशपुर पहुंचे नियोगी आयोग के समक्ष बाला साहब के विरुद्ध अर्जी दी। समाज में फूट डालने का आरोप लगाते हुए बाला साहब को क्षेत्र से बाहर करने की मांग की गई। इधर बाला साहब कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता भीमसेन जी चोपड़ा और कृष्णराव सप्रे के साथ सबूत इकट्ठा करने में जुट गए थे। नियोगी आयोग ने 99 प्रश्नों के लिखित जवाब मांगे थे। बाला साहब ने अपने कानूनी ज्ञान और वकालत में महारत हासिल होने का परिचय देते हुए कई सबूतों के साथ आयोग के सामने हिंदुओं का पक्ष पुरजोर तरीके से रखा। आयोग का कामकाज निष्पक्ष होने के लिए भी वो आवश्यक था। आयोग ने अपने रिपोर्ट में मिशनरियों द्वारा किए गए सामूहिक धर्मांतरण को अवैध तरीकों से अंजाम दिए जाने के बाद की पुष्टि की। न्यायमूर्ति नियोगी जी ने आयोग का काम समाप्त होने के बाद बाला साहब को लिखे पत्र में उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि आपके कार्य का 10% कार्य भी नेता कहलाने वाले लोग यदि कर सके तो इस देश का सब भला हो जाएगा। बाला साहब के लिए वो पत्र ठक्कर बापा की 251 रुपयों की स्नेहपूर्ण भेंट के समान था। बाला साहब कल्याण आश्रम का कार्य गांव-गांव में पहुंचाना चाहते थे। इसके लिए जशपुर के ग्राम देवता भगवान श्री बालाजी अर्थात भगवान विष्णु के महायज्ञ का आयोजन तय हुआ। रायगढ़, सरगुजा और बिलासपुर जिले के गांव-गांव में कार्यकर्ताओं ने संपर्क किया। यज्ञ को सफल बनाने में वनवासी बंधुओं ने भरपूर सहयोग दिया। हजारों की संख्या में यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए वे जशपुर पहुंचे। समाज में भक्ति जागरण के साथ साथ शक्ति जागरण भी हुआ। वनवासी क्षेत्र में कल्याण आश्रम का कार्य और उसकी मान्यता बढ़ रही थी। बढ़ते कार्य के साथ आश्रम की व्यवस्था के लिए धन की आवश्यकता थी। उस दृष्टि से 1956 में कल्याण आश्रम का एक संस्था के रूप में पंजीकरण कराया गया। उन्नीस में स्थापित आदिवासी कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री ढेबर भाई ने कल्याण आश्रम की पाठशाला को शासकीय मान्यता और अनुदान देने का आश्वासन दिया। उनके निर्देशानुसार बाला साहब ने शासन को एक आवेदन भी दिया था, लेकिन शिक्षा मंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने उसका विरोध किया। इस परिस्थिति को देख बाला साहब उद्विग्न हो गए। श्री गुरुजी का मानना था कि स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए शासकीय अनुदान अभिशाप ही होता है। बाला साहब को यह बात तुरंत समझ में आई और उन्होंने अनुदान के बारे में सोचना बंद कर दिया। कल्याण आश्रम में छात्रावास और पाठशाला में छात्रों की संख्या निरंतर बढ़ रही थी। जहां पाठशाला लगती थी वो पुराना राजमहल एक दिन अचानक पूरी तरह ढह गया। ऐसे में कल्याण आश्रम को अपने निजी भवन की आवश्यकता थी। पूजनीय श्री गुरुजी ने उसकी ओर बाला साहब का ध्यान आकर्षित किया। नए भवन के लिए राजा साहब विजय भूषण सिंह जी ने अपनी जमीन दे दी। कल्याण आश्रम के बढ़ते कार्य के अनुरूप भवन निर्माण हुआ। एक और अतिथि गृह, कार्यालय, भोजन गृह, विशाल संकीर्तन भवन और दूसरी ओर शाला भवन, छात्रावास और खेल का मैदान बनाया गया। उन्नीस सौ 63 में रामनवमी के शुभ अवसर पर पूजनीय गोलवलकर गुरुजी की उपस्थिति में श्री राम भिक्षुक जी महाराज के करकमलों से नए भवन का लोकार्पण हुआ। भवन के लोकार्पण को निमित्त बनाकर व्यापक रूप से धर्म जागरण की योजना बनाई गई थी। उसका समारोह भी लोकार्पण कार्यक्रम के समय हुआ।
वनवासी कंवर समाज के संत श्री गहिरा गुरु ने अपने भाषण में मन की व्यथा रखी। हम यहाँ पे यही बात कहना चाहते हैं कि ये जो हमारा हिंदू समाज है वो इतना सोया हुआ है कि कोई उसके कंधे पे बैठ के कोड़े लगाए तो वो जगे। अब यहाँ लोग वनवासियों की सेवा करने आते हैं, अच्छी बात है, पर क्या करें, उन्हें वनवासियों की भाषा नहीं आती तो सेवा कैसे होगी। बस यही कहना चाहते हैं। यहाँ पर गहिरा गुरुजी महाराज ने जो बात कही, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ कि महाराज, आज हिंदू समाज न केवल जागा हुआ है कि वनवासियों की सेवा के लिए वो उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर दौड़ सकता है। रही बात भाषा की कि महाराज मैं यहाँ कर सादरी हूँ गोठिया एक जानो, और यहाँ कर जितना मोकिल सब मोर जगह आयन सबसे मैं सादरिये में गोठिया हूँ, तो ई लखे मुके हमके सबके सेवा कर अवसर देख चाहिए, यह मोर निवेदन है के। बाला साहब की इस कार्यशैली से श्री गुरुजी बहुत अधिक संतुष्ट हुए और कार्यक्रम के पश्चात उन्होंने बाला साहब की प्रशंसा की। कल्याण आश्रम को अब चिकित्सा के क्षेत्र में भी सेवारत होने की आवश्यकता थी। कल्याण आश्रम का एक छोटा सा ही सही आयुर्वेदिक चिकित्सालय शुरू हुआ। विख्यात वैद्य रामनारायण शास्त्री जी के करकमलों द्वारा कल्याण आश्रम के चिकित्सालय का विधिवत उद्घाटन हुआ। बाला साहब ने इस चिकित्सालय के लिए मुंबई के संघ स्वयंसेवक एकनाथ जी गोरे के माध्यम से देश विदेश से आर्थिक सहायता जुटाई। स्वतंत्र झारखंड और नागा अलगाववादी आंदोलनों का संकट देश के सामने था। कल्याण आश्रम का यह कर्तव्य बनता था कि वो अपनी ओर से कुछ भूमिका निभाए। इसलिए विशेष रूप से दक्षिण बिहार में जल्द से जल्द कल्याण आश्रम का कार्य शुरू करने की योजना बनी। जशपुर के निकट तत्कालीन बिहार में गुमला और ओडिशा के बाली संकरा गांव में छात्रावास शुरू किए गए। कल्याण आश्रम का कार्य 14 जिलों में 49 जगह पर शुरू हो चुका था। इस कार्य विस्तार को औपचारिक रूप देना आवश्यक था। इसलिए 1969 के अप्रैल महीने में मध्य प्रदेश वनवासी कल्याण परिषद की स्थापना की गई। बिहार में वनवासी कल्याण केंद्र के नाम से काम शुरू हुआ। कल्याण आश्रम के लिए कार्यकर्ता निर्माण और निधि संकलन के प्रयास चल ही रहे थे कि देश में आपातकाल लागू हो गया। कलकत्ता से लौटते ही बाला साहब को प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिसा के तहत निरुद्ध कर दिया गया। कल्याण आश्रम के भवन और साधन सामग्री को क्षति पहुंचाई गई। इससे आर्थिक रूप से 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। शासनकर्ताओं का दमन चक्र यहां तक भी नहीं थमा। कल्याण आश्रम की जमीन पर उनकी नजर पड़ी। लैंड सीलिंग एक्ट के तहत उस पर कब्जा करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। न्यायालय में कल्याण आश्रम का पक्ष रखने का जिम्मा पेशे से वकील और बाला साहब के द्वितीय पुत्र दीपक ने उठाया। कारावास में बंदी होने के बावजूद बाला साहब ने उस मुकदमे के संदर्भ में दीपक जी को मौलिक मार्गदर्शन किया। कार्य के प्रति अविचल निष्ठा के बिना यह संभव नहीं था। बाला साहब को यह विश्वास था, शासन भले ही कल्याण आश्रम के जान माल का नुकसान कर दे, लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं तोड़ सकता। आपातकाल खत्म हो गया और सभी मिसाबंदी कारागार से मुक्त हो गए। कल्याण आश्रम के सभी कार्यकर्ता बाला साहब के मार्गदर्शन में फिर एक बार बड़े उल्लास और आत्मविश्वास से काम में जुट गए। कल्याण आश्रम को अब समाज में पहले की अपेक्षा ज्यादा समर्थन मिलने लगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय सरसंघचालक माननीय बाला साहब देवरे जी का आग्रह था कि कल्याण आश्रम के कार्य का विस्तार पूरे देश में हो। इसलिए जब 1977 में कल्याण आश्रम की स्थापना को 25 वर्ष पूर्ण हो गए, तो उस वर्ष देश के सभी प्रमुख वनवासी क्षेत्रों में कल्याण आश्रम का कार्य शुरू हुआ।